हेलो गाइस, सब कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं हम लोग। आज हम राजस्थान इतिहास के कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि बीएसटीसी, रेट और कई सीईटी जैसे एग्जामों में अवश्य रूप से आने की संभावना है। यदि आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखेंगे तो आपके इतिहास के कई टॉपिक जो हैं एक ही धारा में जो है कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न कुछ अच्छे प्रकार के प्रश्न हैं, आप जरूर इन प्रश्नों को एक बार देखिएगा। देखो, प्रथम प्रश्न जो है वो है, प्रतिया शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह शासक कौन है? यानी प्रतिहारों का वह शासक जो सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाया, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का वह महानतम शासक जिनका नाम नागभट्ट प्रथम है, जिन्होंने सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाई। क्योंकि ये बात 8वीं शताब्दी के आसपास की बात है और ये बात उस समय की है जब दूसरे राजपूत जो राजवंश हैं वो इन गुर्जर प्रतिहारों के अधीन यानी सामंत के रूप में काम कर रहे थे। उस समय सबसे महत्वपूर्ण यदि राजवंश था तो वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था। नागभट्ट प्रथम साथियों एक महत्वपूर्ण शासक हुआ राजस्थान के इतिहास में और गुर्जर प्रतिहार के इतिहासों में, क्योंकि ये एक ऐसा शासक था जिसने जो है वो जो अरबी आक्रमण हैं, मतलब होंड जैसे आक्रमण हैं शासकों का, उन आक्रमणों को काफ़ी रोकने का प्रयास किया और इसीलिए इसकी कई उपाधियाँ हैं, जैसे कि मलेशों का नाशक भी इसको कहा जाता है या इसके दरबार को नागावलोक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसने भीनमाल को सबसे पहले राजधानी बनाई साथियों, ठीक है? भीनमाल को जीता और यहाँ राजधानी बनाई, उसके बाद में उन्होंने उज्जैन को जीता। तो इस प्रकार से नागभट्ट प्रथम जो है एक महत्वपूर्ण शासक हो जाता है गुर्जर प्रतिहार राजवंशों में, ठीक है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो आपको साथियों पता होना चाहिए कि वह सुल्तान या वह दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है, यह सबसे सफल आक्रमण होता है, वो अलाउद्दीन खिलजी का होता है। आपको पता है कि जो राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है 1301 ईस्वी में होता है, जहाँ रणथंभौर के एक महान चौहान शासक जिनका नाम हामिर चौहान था, और उससे पूर्व एक शासक हुए खिलजी वंश में, उनका नाम जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने प्रथम रणथंभौर पर आक्रमण किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद में किया, क्योंकि ये घटना उस समय की है जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ पर आक्रमण किया तो उसको जो सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने जलालुद्दीन खिलजी ने ये बात बोली थी कि भाई मैं एक राजपूत के एक दुर्ग को मैं जो है मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता। तो इस प्रकार की जो है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण किया, जबकि राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था वो भी रणथंभौर पर हुआ था, 1301 में हुआ था, जबकि वो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर पहला महत्वपूर्ण आक्रमण था, उसके वार्षिक तौर पर आक्रमण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि 1572 से 73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द कर दिया। वो ये घटना जो है वो 1572-73 की है। इस समय अकबर जो है भारत का एक शासक था, पूरे भारत पर अधिकार था उस समय, और तो उसने राजपूत के लगभग सभी रियासतों को, अधिकांश रियासतों को जो है अपने अधीन कर रखा था, ठीक है? साथियों आपको ये बात पता होना चाहिए कि सभी रियासतों को अपने अधीन करा था, लेकिन दूर रियासतें जो हैं कभी अकबर के अधीन नहीं आने का प्रयास कर रहे थे। एक तो मेवाड़ तो हमेशा इसके जीवन काल में कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी, जबकि एक जोधपुर भी था, मारवाड़ रियासत भी थी, वहाँ के शासक चंद्रसेन थे, ठीक है? चंद्रसेन को प्रताप का पूर्वगामी कहा जाता है, अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है चंद्रसेन जी जो है, इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। अधीनता स्वीकार नहीं करी, तभी तो इसने जो है जोधपुर जो है वो बीकानेर के शासक राय सिंह को दे दिया था, क्योंकि बीकानेर के शासकों ने तो क्या करा था, कल्याण सिंह के समय ही लगभग इसका क्या कर दिया था, विलय हो गया था, यानी अधीनता स्वीकार कर दी थी, ठीक है? साथियों ये प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपके कई प्रश्न दूर हो जाते हैं। तो ये हो गया चंद्रसेन। उसके बाद में चंद्रसेन के बड़े भ्राता उदय सिंह, कहा जाता है कि उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो उनका मारवाड़ जो जोधपुर राज्य है वो वापस उन्हें दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य युद्ध की बात होती है। तो 2 युद्ध हुए थे, तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है? प्रथम युद्ध 1191, दूसरा युद्ध हुआ था 1192। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पराजित करा, और जबकि दूसरा युद्ध हुआ था उसमें इसको पृथ्वीराज चौहान को जो है इससे हारना पड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इतनी तैयारियां नहीं करी थी, जबकि ये पूरे पूर्ण तैयारी के साथ में आया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? देखो साथियों ये प्रश्न हम जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कई आप जैसे एक प्रश्न के एनालिसिस करने से कई प्रश्न एक साथ जो हैं आपके डाउट जो हैं वो दूर हो जाते हैं, इसलिए हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी करने की कोशिश करें। तो महाराणा प्रताप के समय अकबर के एक सेनापति था जिनका नाम था शाहबाज खां, ठीक है? और इस शाहबाज खां ने, एक तो आपको पता है कि 1576 के आसपास लगभग हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जी हाँ, आप कहेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए थे, या वो कहते हैं इस प्रकार से, लेकिन ये निर्णायक लड़ाई नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई हारा नहीं था, कोई जीता नहीं था। लेकिन उसके बाद में भी इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और सब कुछ हो गया, ठीक है? उसके बाद में भी इसने शाहबाज खां के नेतृत्व में कई बार 1577, 78, 69, 79 लगातार जो है वो इसके विरुद्ध आक्रमण करते रहे, ठीक है, अकबर। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जयपुर जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच में लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है। तो देखो, राजपूत और मराठों के बीच में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है तुंगा का युद्ध। ठीक है, तुंगा जो है वो दूसा के आसपास की समय जो है वो दूसा के आसपास पड़ता है, और ये 1700 के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है तुंगा का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, क्योंकि राजपूत मराठों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, और महाराजा सिंधिया को इसमें हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसमें राजपूतों की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डाकन प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो डाकन प्रथा का मुख्य रूप से व्याप्ता क्षेत्र जो था, यानी ये सबसे अधिक सक्रिय जो प्रथा जो थी, ये मुख्य रूप से व्याप्त थी, ये मेवाड़ क्षेत्र में थी। जी हाँ, मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में ये डाकन प्रथा का बोलबाला काफ़ी गंभीर रूप ले चुका था। लेकिन आधुनिक मेवाड़ के इतिहास में एक शासक होते हैं जिनका नाम स्वरूप सिंह है, महाराणा स्वरूप सिंह, जिन्होंने 1953 के आसपास में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, अवैध घोषित करके इसको समाप्त कर दिया। चौहानों का जो मूल स्थान माना जाता है, तो मूल स्थान पूछा है, न कि प्रारंभिक स्थान पूछा। ठीक है, मूल स्थान इनका सपाल था। सपाल से ही चौहान जो राजवंश है, ये पूरे राजस्थान में फैला है, क्योंकि इससे पूर्व ये राजवंश जो है, ऐसा पूछा जा सकता है कि चौहान वंश का जो प्रारंभिक राजधानी नागौर रही, नागौर के अहिछत्रपुर, आपने नाम सुना होगा, अहिछत्रपुर जो है नागौर, ये इनकी प्रारंभिक राजधानी रही, क्योंकि इसकी जानकारी हमें हर्षनाथ प्रस्तुत है। हर्षनाथ जी कहाँ हैं? तो ये जैन माता कहाँ है? तो जैन माता का मंदिर सीकर में बना हुआ, वहीं पास में हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ, और वहाँ पर एक प्रस्तुति लिखी गई है। और क्योंकि हर्षनाथ इनके आराध्य माने जाते हैं चौहानों के, और चौहानों की कुल देवी भी मानी जाती है, आराध्य देवी भी मानी जाती है जैन माता। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी जानकारी हमें मिलती है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर रही, और उसके बाद में ये रही, लेकिन इनका मूल स्थान सपाल सांबर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद ये अजमेर और आगे बाकी क्षेत्रों में भी फैल गए थे। राजस्थान का कौन सा राजघराना इकलिंजी के रूप में शिव का उपासक रहा? देखो, राजस्थान का एक ऐसा घराना जिनका नाम है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ एक ऐसा घराना रहा जिसने कभी शासन अपने नाम से नहीं करा, क्योंकि वे शासन करने से पहले ये कहते थे कि हम तो ठीक है इकलिंजी के दीवान हैं, और हम तो उनके प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ शासन करते हैं, जबकि सब करता रहता कौन है? इकलिंजी है। तो इकलिंजी का जो मंदिर है वो सबसे पहले कहते हैं कि बपरावल जी ने बनाया था, और इसके अलावा जो है इकलिंजी इनके जो है कुल देवता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले शासक। देखो, राजस्थान के वह शासक जो अश्वमेध यज्ञ किए, तो राजस्थान के एकमात्र ही शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो राजस्थान के कस्बा वंश के शासक सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह जो हैं, इन्होंने कस्बा जयसिंह जो हैं, सवाई जयसिंह जो हैं, ये राजस्थान के पहले शासक भी कह सकते हैं, और हिंदू के अंतिम शासक। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उन्हीं का नाम था सवाई जयसिंह। और इनकी सवाई जयसिंह के, आपने सुना होगा कि सवाई जयसिंह के एक प्रमुख दरबारी, या हम कह सकते हैं पंडित थे, उनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर, इन्हीं की देखरेख में ये जो है पूरा अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और राजस्थान के भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान के भीष्म हम मेवाड़ के शासक राणा लांका, मेवाड़ के शासक राणा लांका के जो पुत्र हैं, कुंवर सुंडा, क्योंकि कुंवर सुंडा को ही हम जो है राजस्थान के भीष्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता महाराणा लाखा जी के लिए जो हैं वो अपनी रियासत को छोड़ करके कई दूसरी जगह चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान जी की माता का नाम क्या? देखो, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। क्या नाम था? कर्पूरी देवी, सॉरी, कर्पूरी देवी इनका नाम था, और इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। तो ये पृथ्वीराज चौहान। देखो, ये सातवें प्रश्न जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको देखिए। राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध है? तो राजस्थान के इतिहास के लिए एक निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध इसलिए निर्णायक हो गया क्योंकि यदि ये युद्ध विजय होता तो भारत पर कभी मुगलों का शासन नहीं लहरा था, और न ही कभी मुस्लिम शासन चलता इतनी लंबी समय तक, क्योंकि खानवा का युद्ध होना मतलब बाबर की हार होना, बाबर की हार होना यानी मुगलों का राजस्थान या पूरे भारत में आना ही नहीं बनता। लेकिन खानवे की युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, सांगा की हार होना ये 1527 में हुआ, और खानवा जो है वो आगरा से अंदर राजस्थान की ओर, और राजस्थान के अंदर जो है भरतपुर के आसपास ये स्थान पड़ता है। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका रही? आपको पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के आसपास में अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, क्योंकि उस समय मराठी जो हैं पूरे भारत में व्याप्त हो गए थे, पूरे भारत में उनका बोलबाला वर्चस्व स्थापित हो चुका था। तो इसके मध्य सूरजमल जाट ने तो जो है युद्ध से अलग रहे थे, लेकिन ये युद्ध जब हुआ था इसमें मराठों की हार हुई थी। ठीक है, ये इनका नाम था अब्दाली। ठीक है, इनके मध्य हुआ था। और रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? आपको पता है कि अलाउद्दीन जहाँ जहाँ जाता था उनका एक महत्वपूर्ण यानी एक प्रमुख दरबारी कवि, जिसे या इतिहासकार आप कह सकते हो, अमीर खुसरो उनका नाम था, ये इनके साथ ही घूमता रहता था। तो इसने रणथंभौर के आक्रमण के समय भी साथ आकर के देखा था। निम्नलिखित में से मरु केसरी किसे कहा जाता है? देखो, मरु केसरी यानी मरु के केसरी है, तो मारवाड़ के केसरी हम किसको कह सकते हैं? तो मरु केसरी हम दुर्गादास को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दुर्गादास ने भी मारवाड़ के इतिहास में, अजीत सिंह आपने सुना होगा कि अजीत सिंह, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ के शासक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि रही तो वो दुर्गादास ने। तो दुर्गादास ने काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी संघर्ष करे हैं, और दुर्गादास को अंत में, ठीक है, उसी शासक अजीत सिंह ने उन्हें अपने मारवाड़ क्षेत्र से यहाँ निकाल दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये मरु केसरी एक उपन्यास है। ये उपन्यास राजस्थान के प्रमुख लेखक यादवेंद्र, ये प्रमुख जो हैं ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है मरु केसरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
जो है मेवाड़ की प्रथम शाखा के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेवाड़ का प्रथम शाखा जो है वो रानी पद्मिनी और अन्य का जोर हुआ, क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में रतन सिंह और कई वीर योद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की, केसरिया किया, और इसी में रानी पद्मिनी और कई ठीक है नारियों ने जो है अग्नि जौहर करके जो है शाखा संपन्न किया था। महाराणा प्रताप का निधन 1597 में हुआ था। ठीक है, इनका जब ये हुआ ना, वैसे तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था और इनको अंतिम समय जो है सिवाड़ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहीं इनका अंतिम समय रहा है। और आबू पर्वत पर जैन मंदिर के शासक के मंत्री द्वारा बनाए गए थे। तो आबू पर जो जैन मंदिर बने हुए हैं ये मंदिर जो हैं सोलंकी चालुक्य शासक जिसे हम कहते हैं, चालुक्य है सोलंकी शासक के मंत्री ने विमल वसई इन्होंने ये यहाँ पर जो है मंदिर बनाए थे। इसके अलावा निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रस्तुति जैन धर्म को समर्पित है? निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रस्तुति जैन धर्म को? कृति स्तंभ प्रस्तुति चित्तौड़ में लगी हुई है। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ है, एक कृति स्तंभ है। कृति स्तंभ प्राचीन है जहाँ पर जैन धर्म से संबंधित बातें लिखी हुई है, और एक अपनी विजय स्तंभ है जहाँ पर महाराणा कुंभा ने स्थापित किया था चित्तौड़ के दुर्ग में, और यहाँ पर जो है मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानना। तो वो आज साथियों आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे प्रश्न यदि आपको चाहे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न लाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।